तो सबसे पहले प्रदीप गुप्ता जी से समझ लेते हैं कि शुरुआत उन्होंने कहाँ से की। बचपन में सोचा था कि आप कुछ इस तरह का कुछ करने जा रहे हैं? क्या पढ़ाई की आपने? देखिए, मेरे फादर जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे, पोएट थे, राइटर थे। तो एक पोएट, राइटर, फ्रीडम फाइटर का ये सपना होता है कि अपना एक मीडिया हाउस होना चाहिए। इस सोच के चलते उन्होंने मुझे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में पढ़ाई करने की सलाह दी कि इंजीनियर तो सभी बन रहे हैं, आप प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट बनो ताकि हम अपना खुद का मीडिया हाउस या प्रेस चालू कर सकें। तो उसके चलते मैंने एजुकेशन जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में की, और इंडिया टुडे ग्रुप का उस समय तो टेलीविजन चैनल नहीं था, उसमें मैंने 4 साल काम किया। और इंडिया टुडे मैगजीन की प्रिंटिंग का कारोबार जो है मैं प्रेस में संभालता था। अच्छा, ओह ग्रेट। और उस समय विजन यही था यहाँ पर भी आने का कि एक दिन अपनी खुद की प्रेस करनी है, पहले थोड़ा सीख लेना चाहिए। और रह गई बात नंबर की और आंकड़ों की, जो कि फ्रीडम फाइटर है, मेरे फादर भी लोकल पॉलिटिशियंस के स्पीच भी और एडवाइजरी भी, स्ट्रेटजी भी, वो सारा कुछ करते थे। तो हमारे यहाँ सभी लोग जो है फादर से एडवाइस लेने आते थे। तो वो एक बात है। और मेरा आंकड़ों को लेके थोड़ा सा बचपन से ज़्यादा रुझान रहा है। जब मैं परीक्षा देके आता था तो जो घर में कैलेंडर होता है उसमें एक जगह होती है दूध का हिसाब। हाँ। तो उसमें मैं आज केमिस्ट्री का पेपर है तो मुझे 100 में कितने मार्क्स मिलेंगे वहाँ लिख देते थे? वहाँ मैं लिख देता था। फिजिक्स में कितने मिलेंगे, और जब मार्कशीट आती थी तो पिताजी को मैच करके दिखा देता। माय गॉड। और नंबर का जहाँ तक सवाल है, यदि कितनी भी रात को आप मुझे 4 बजे भी या 2 बजे 3 बजे उठा के कैलकुलेटर और कोई प्रश्न दे देंगे कैलकुलेशन का, तो मेरी सारी नींद छूमंतर हो जाती है। मतलब आपको इतना प्यार है आंकड़ों से और ये बचपन से ही है? और बचपन से ही है। तो इसके लिए कुछ आपने अलग से स्पेशल प्रैक्टिस की या फिर? प्रैक्टिस मैथ्स किया, साइंस पढ़ा है मैंने, अंदर से ही था? साइंस पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है। तो ये जो काबिलियत है, आपने जो सोचा कि आप अब इस दिशा में निकल जाते हैं, तो ये आपने खुद से शुरू किया या फिर? हाँ, मैं बताता हूँ। तो मैंने पढ़ाई ऐसी की है कि मैंने बीए भी किया है और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी साइंस भी किया हुआ है। अच्छा। और जो बीए किया हुआ है मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस और सोशलॉजी, ये 3 विषयों पे किया है जी। साइंस तो साइंस है वो किया है, और उसके बाद मैनेजमेंट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से किया है। ग्रेट। तो उसमें एक प्रोफेसर थे हमारे, रॉबर्ट कैपलान, जो गोल्डमैन सैक्स के वाइस चेयरमैन थे पहले, और बाद में हार्वर्ड में पढ़ाने को छोड़ने के बाद वो फेडरल बैंक, जो यहाँ का जैसे आरबीआई होता है वहाँ का एक स्टेट के फेडरल बैंक के गवर्नर थे। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई 1-on-1। तो उन्होंने कहा, प्रदीप यू सीम्स टू बी वेरी गुड इन कनेक्टिंग पीपल एंड अंडरस्टैंडिंग देम, व्हाई डोंट यू स्टार्ट पॉलिटिकल एडवाइजरी। मैंने कहा, नहीं, मेरी क्या औकात है पॉलिटिकल एडवाइजरी की। मैंने बोला, यू थिंक फॉर इट। तो 2013 में मैंने ये किया था, और 2013 में ही दिसंबर में यही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उस समय दिल्ली का पहला चुनाव था जो अरविंद केजरीवाल का था। हाँ। तो उसमें हमने वहाँ से शुरुआत की थी, और चारों के चारों स्टेट इंक्लूडिंग फर्स्ट टाइम अरविंद केजरीवाल को 27 सीटें दी थी, उनकी 28 आई। और ये तीनों स्टेट एकदम सही थे। मतलब इस तरीके से फिर शुरुआत की 2013 में, अब पूरे 10 साल हो गए 23 में। तो बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ एक तरह से? बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ। और अब तक इन 5 चुनाव के पहले तक 64 इलेक्शन किए, जिसमें 2 जनरल इलेक्शन भी शामिल है, 14 और 19 का। 60 समय पे हमारे जो भी प्रेडिक्शन थे वो स्पॉट ऑन रहे। ओह, दैट्स रियली ग्रेट। मतलब अगर ऐसे देखा जाए तो आपके पास लगभग कितने लोगों की टीम रहती है? करीब 1200 लोग ज़मीन पे हैं, सारे स्टेट के मिला के, जिनको हम फील्ड फोर्स कहते हैं, और करीब 300 लोग बैक ऑफिस में हैं। और अगर आप एक स्टेट का, मतलब उनके लोगों के हिसाब से अगर आप सैंपल कलेक्शन की बात करें, तो अगर हम इस मेथोडोलॉजी को समझना चाहें एक लेमैन की भाषा में, तो आप कैसे ये कैलकुलेट करते हैं कि कहाँ किसको कितना मत मिल सकता है, लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि ज़मीन पे जो लोग हैं ना, कई बार उनको खुद ही समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। नहीं, ऐसे होता है कि रिसर्च जो है, जो आपने कहा कि कैसे, हम तो एक कंसिस्टेंसी में एवरेज ले लीजिए 2 लाख वोटर होते हैं, हम 200 लोगों से बात करते हैं करीब करीब। उसका मतलब क्या हुआ कि 1,99,800 को पीछे छोड़ देते हैं। बिल्कुल, सिर्फ 200 से करते हैं। तो वो 200 कौन से हों, उसको हम कहते हैं सैंपल प्रोफाइल। तो वो सैंपल प्रोफाइल किन 200 से बात करनी है, तो डेमोग्राफी जो होती है, जनसांख्यिकी क्या होती है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है आप उसको ऐसे देखते हैं कि ये लड़का है कि लड़की, तो जेंडर हो गया। थोड़ा बड़ा हुआ फिर आप देखते हैं कि इसकी उम्र कितनी हो गई, तो आप एज ग्रुप हो गया, वो भी यूनिक है। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो आप बोलते हैं कि ये पढ़ाई करता है, तो पढ़ाई कर लीजिए। अब पढ़ाई कर ली तो इसकी एजुकेशन क्या है। अब एजुकेशन हो गई तो आप देखते हैं ये काम क्या करता है, ऑक्यूपेशन क्या है।
अब ऑक्यूपेशन हो गया तो ये कमाता क्या है। तो ये सारी की सारी डेमोग्राफी होती है जिसमें 3 यूनिक होती है। एक कि रूरल अर्बन ज्योग्राफी हो गई, उसके बाद जेंडर वो यूनिक है, 2 नहीं हो सकते, और एज एक ही हो सकती है। पढ़ाई, ऑक्यूपेशन, इनकम तो इसी के सबसेट है। तो ये तीनों को जैसे 200 सैंपल लेने हैं तो 100 महिला 100 पुरुष लेने पड़ेंगे। इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में वहाँ की जातिगत समीकरण बहुत जरूरी। तो जो जाति जिस मात्रा में व्याप्त है उस 200 में, उसको उसी रेशो में लेना है, उसको हम रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग। ओके, हाँ ये सही बात है। और उसके हिसाब से जो रिजल्ट आया वो रिपोर्ट कर दें। तो पहले आप जो प्रोफाइल रहती है उनको पहले चुनते हैं कि किन किन लोगों से हमें इस पर बात हर एक कंसिस्टेंसी का एक उसको कहते हैं सैंपल प्रोफाइल। जब 200 लेने हैं तो उसी के जैसे मेनू कार्ड होता है ना जी, आपको चाहिए क्या, आपकी प्लेट में क्या आना चाहिए, तो ऐसा हमारे डेटा का उस कंसिस्टेंसी की प्लेट में क्या आना चाहिए, उसी हिसाब से लेते हैं। और उसमें जो सबसे ज्यादा समय लगता होगा वो वहाँ लगता होगा उन लोगों को सिलेक्ट करने में कि किसी के मुंह पे नहीं लिखा ना जी, चलो जेंडर तो लिखा है मुंह पे, देख के बता सकते हैं, लेकिन कौन सी जाति का कौन है बड़ा मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम। तो थोड़ा पता, इतने सालों तक हमने जो मेहनत की जमीन पे, तो अब ये पता चल चुका है कि इस गांव में इस जगह पे ये जाति मिल जाएगी, ओके, इस गांव में इस जगह पे ये जाति मिल जाएगी। तो आप बहुत माइन्यूटली सुपरविजन करते हैं। हाँ, और आप बिल्कुल। खुद फील्ड में रहे हैं? मैं खुद फील्ड में हमेशा जाता हूँ। इस मध्य प्रदेश के चुनाव में भी मैंने करीब 100 खुद ने इंटरव्यू किए हुए हैं मध्य प्रदेश। ओके जी। तो वहाँ पे फिर उन जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं उनको पता होता है कि आप सैंपल ले रहे हैं, उनसे ये सवाल कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, या उनसे फिर बात करके generally करते हैं। कई बार होता है ना कि आप ये दिखाई ना आप कौन है, और जनरली बातचीत में आप समझने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ की बिल्कुल सही राजनीति कहा आपने कि जमीन के ऊपर आइडेंटिटी इशू बड़ा इशू होता है कि आप हैं कौन। क्योंकि लोग ऐसे सोचते हैं या तो आप कुछ बेचने आए हो, सेल्समैन हो, चुनाव का माहौल है तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के भेजे हुए नुमाइंदे हो। तीसरा, चुनाव के समय बहुत समय कैंडिडेट और सब सुख सुविधाएं पैसे का वितरण करते हैं, तो उनको लगता है ये पूछने आए कि क्या चाहिए, कि नहीं किसको वोट किया है इन्होंने, किसको, अच्छा, जिससे पैसे लिए उसको किया कि नहीं। तो इन तीनों चारों चीज़ों को पहले उनको ये विश्वास दिलाना होता है हम इनमें से कोई नहीं है, हम और आपकी समस्याएं पूछने आए, तो हम उनकी समस्याएं पूछते हैं, मुद्दे पूछते हैं, और फिर पूछते हैं कि इसको सुलझा पाने में आपके हिसाब से कौन उपयुक्त है, पार्टी या नेता। तो इस हिसाब से उसको करते हैं। अभी तक जिस तरह के हमने आपके एग्जिट पोल्स देखे हैं, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, और अभी तो मतलब मैं बहुत लंबे समय से, अब आपने कहा है कि 10 साल हुए हैं, इन 10 सालों में तो ऐसा लग रहा है जैसे आप पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं। इतना प्रोमिनेंट फेस हो चुके हैं ना आप, और इतना एक्यूरेसी के साथ हम दर्शकों को बताते हैं टीवी टुडे पर भी। ओबीसी जो वोट है, मतलब ये आपका भी ऑब्जर्वेशन है क्या कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा मिलता है? मैं इस पर एक और सवाल अपना ऐड ऑन करना चाहूँगी। अभी तक जो हम देखते थे ना कि इस जाति को ये पार्टी रिप्रेजेंट करती है, इस जाति को ये पार्टी रिप्रेजेंट करती है, नरेंद्र मोदी के आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें डिमोलिश हो गई हैं। और मतलब अब जैसे आरक्षण की बात जो बहुत ज़बरदस्त हंगामे के साथ कही जा रही थी, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जाति है गरीब जाति। मेरे पूछने का मतलब ये है कि लोग किस तरह से खुद को कनेक्ट कर पाते हैं, और क्या ये बात सच है कि ओबीसी बीजेपी को वोट करता है? बिल्कुल, ओबीसी बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट करते हैं बनिस्बत किसी और पार्टी के, बहुत बड़ी संख्या में, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जो दूसरी जातियाँ, ओबीसी कोई जाति नहीं है, ठीक है, वो एक अदर बैकवर्ड क्लास, वो ओबीसी की परिभाषा है, कोई एक जाति नहीं है वो। जो दलित नहीं है, जो आदिवासी नहीं है, जो जनरल सामान्य वर्ग नहीं है, जो मुस्लिम नहीं है या माइनॉरिटी नहीं है, वो ओबीसी है जी। तो ओबीसी और अपर कास्ट का बीजेपी को बहुत बड़ी संख्या में वोट मिलता है। लेकिन जब नेशनल चुनाव आते हैं जी, तो उसमें आदिवासी और नॉन जाटव दलित का भी बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी को हिंदी और वेस्टर्न इंडिया में बहुत वोट मिलता है। नॉर्थ और वेस्ट में बहुत बड़ा वोट शेयर मिलता है। साउथ में जो है वो अलग अलग राज्य में अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों में बटा हुआ रहता है। तो और जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो जाटव और नॉन जाटव दलितों को 2 भाग में देखा जाता है। तो वो मायावती जी की पार्टी को जाटव का वोट ज़्यादा मिलता है, नॉन जाटव का बीजेपी को लोकसभा इलेक्शन में ज़्यादा मिलता है। मतलब वो केंद्र के हिसाब से कि सेंट्रल का चुनाव है कि राज्य का चुनाव है, वही क्रेडिबिलिटी बीच में आ जाती है। जो आप नेता कौन है, नेता जनप्रतिनिधि है, चाहे कोई भी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो
एमएलए हो, एमपी हो, जनप्रतिनिधि है। तो जो उनका जनप्रतिनिधित्व का मतलब क्या है, जो उनकी समस्याओं को सुलझा सके, उनका ख्याल रख सके, उनकी देखभाल कर सके, बेसिक अम्यूनिटीज का, वो नेता है। तो जो ये करता पाया गया उसको वो वोट देता। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से लगभग 52% ओबीसीज को हर रैली में रिझाने की कोशिश की, फिर क्या कमी रह गई और कहाँ कमी रह गई? लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ कि किसी भी विषय के लिए हम जैसे ग्रेजुएट होते हैं ना, आप एजुकेशन की बात कर रहे थे, वैसे ही हर एक विषय का ग्रेजुएशन होता है। जब आप शुरू करते हैं वहां से लेके फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 15 तक 12+3, आपको लगातार उसमें कंसिस्टेंसी और बहुत सारी उसकी परतें होती है, एक एक परत दर परत चलते जाना होता है, तब जाके आप ये कह सकते हो हाँ मैं इस विषय का ग्रेजुएट हो गया हूँ। क्योंकि आप एक पौधा लगाएंगे, पहले तो बीज डालेंगे, फिर छोटा पौधा आएगा, फिर तना आएगा, फिर पत्तियां आएंगी, फिर फूल आएंगे, फिर फल आएंगे, और फिर आप खाएंगे, उसका लाभ लेंगे। तो एक प्रोसेस होती है, ये नहीं होगा कि आज आपने ये कहा तो कल ऐसे हो गया। हाँ, ऐसे कुछ नहीं होता। जो नरेंद्र मोदी जी का भी आप देख रहे हो, सीएम 2001 में बनने के पहले भी 15 साल तो उन्होंने राजनीति की है, और उसके पहले प्रचार प्रसार किया है आरएसएस का। तो वो जो 30 से 40 साल का दायरा है, उसमें कई ग्रेजुएशन हो गए। चाहे बेशक वो सर्टिफिकेट आप मांगते रहे ना दिखाएं हो, हर चीज का सर्टिफिकेट नहीं होता ना। हाँ, सही बात है। लेकिन जो एक मुख्य सवाल है, कहा जाता है कि भारत में खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें और उत्तर भारत की आप पूरे की बात कर लें, जातियों के बिना वहाँ काम नहीं चलता, आप कितनी भी कोशिश करें। बहुत सारे स्टेट्स में है, तो सारे स्टेट्स में मैं आपको बता देता हूँ कि हर एक विषय अलग जगह चलता है। जैसे दिल्ली प्रदेश के चुनाव में ऑक्यूपेशन मायने करता है, कौन रेडी वाला है, कौन ऑटो वाला है, कौन क्या वाला है, क्योंकि ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। हाँ। तो यहाँ जाति नहीं चलती। तमिलनाडु में जाएंगे तो जेंडर काम करता था जब तक जयललिता और करुणानिधि थे 30 सालों तक, और अभी भी जेंडर काम करता है। वहां भी कोई जाति बहुत बड़ा विषय नहीं। जेंडर काम करता है मतलब महिला पुरुष का अलाइनमेंट डिसाइड था कि एआईडीएमके को ज़्यादा महिलाएं होती हैं और डीएमके को पुरुष ज़्यादा देते हैं, इसलिए हर 5 साल में सरकारें चेंज हो जाती थी, जिसने भी और बड़ी संख्या में दे दिया। तो ठीक, अब जाति की बात जहाँ तक है, वो उत्तर प्रदेश, बिहार सबसे ज़्यादा, कर्नाटक सदर्न स्टेट है, कर्नाटक सबसे ज़्यादा चलती है, और वेस्ट में चले जाएं तो गुजरात में चलती है, महाराष्ट्र में भी चलती है। तो इन सब जगहों पे जाति, हरियाणा में जाति चलती है। पंजाब में सभी तो सरदार हैं ज़्यादा करके, लेकिन उसमें भी जातियां काम करती हैं। तो अलग अलग स्टेट की, बट हाँ ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में पूरे ओवरऑल उसकी बात करें तो जातियां एक बड़ा फैक्टर है। केरला में धर्म काम करता है, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम तीनों करीब करीब बराबर है। तो जो 2/3 उधर चले जाते हैं, इसलिए बीजेपी का 1/3 ही रह जाता है। तो उन 66% में जो बड़ा संख्या लेगा लेफ्ट या कांग्रेस, हाँ, वो वहाँ पे वो आगे आता है, राज्य संभाल लेता है आके। अब अगर आपने कहा ना, अब मेरा सवाल ये है कि ठीक है, भारत में ओवरऑल जातियां बहुत सारे राज्यों में काम करती हैं, बट बीजेपी के आने के बाद अब नरेंद्र मोदी जी तो ऐसे है ना कि वो अपनी जाति भी गिना देंगे, वो ये भी बता देंगे कि मैं बहुत गरीब था, वो ये भी बता देंगे कि मैंने चाय बेची है। वो हर तरीके से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं ना लोगों के साथ, जुड़ जाते हैं। वो ऐसा जुड़ जाते हैं ना। मानव की डेमोग्राफी जो जनसांख्यिकी है, उसमें विभिन्न विभिन्न नाना प्रकार के लोग हैं। हाँ। और वो करीब करीब, चूंकि मैंने बोला 30 से 40 साल का अनुभव है। हाँ। और उतने नीचे से आए हैं, तो आप सबसे निचली पायदान से आने 1 से गिनती चालू की है, तो 100 तक आप सभी को तो कनेक्ट कर गए। ये इसीलिए लोग कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन फिर इन पॉलिटिकल पार्टीज का क्या फ्यूचर है, जिसमें मैं सबसे बड़ा नाम लूंगी मायावती और उनकी बहुजन समाज पार्टी का? नहीं, वो एक जमाने में था, अभी भी है, तो अब धीरे धीरे वो डिक्लाइन पे आ गया। सब बहुत डिक्लाइन पे आ गया, बहुत डिक्लाइन। मतलब जहाँ पे वो बहुत आगे निकल सकता था, वो लगता है कि धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाएगा। जहाँ वो 20% लेती थी, अब वो 10 पे आ गया, और जहाँ 10 लेते थे वो 2%। तो कैसे चलेगा फिर? मतलब नहीं, तो अब वो तो जनरेशनल शिफ्ट होता है, हर पार्टी में, हर व्यवस्था में, हर ऑर्गेनाइजेशन में जनरेशनल शिफ्ट आता है। नहीं, तो इसके पीछे आप वजह मांगते हैं कि वो 1 मैन आर्मी? यस, वही वजह। जहाँ भी जो भी परिवार की पार्टी हैं,
वो अमूमन वन मैन जो भी रहा है सर्वे सर्वा उसने आके चीज को चालू किया और उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन करता है। मायावती जी के साथ दिक्कत है, उनकी तो शादी हुई नहीं है, उनकी नेक्स्ट जनरेशन है नहीं, तो इसके लिए आपको कुछ नजर नहीं आता। बाकी चाहे कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक देखेंगे तो आप पा रहे हैं नेक्स्ट सेकंड जनरेशन और अब थर्ड जनरेशन भी आपको दिख रही है। तो उनकी विजिबिलिटी और प्रेजेंस है, बनिस्बत मायावती जी की नहीं है। तो आपकी 2024 की तैयारियां शुरू हो गई? हाँ, 1 साल पहले तैयारी शुरू हो जाती तो मतलब लगभग कितने समय पहले आप सैंपल्स? 1 साल पहले। 1 साल पहले? 1 साल पहले सेम जमीन पे कम से कम 3 बार और ज्यादा 4 बार और ज्यादा से ज्यादा 6-7 बार चले जाते। लेकिन आप ऐसे समझिए कि इलेक्शन से ठीक पहले 1 महीने पहले और लाइक आप समझ लीजिए 40 दिन पहले, 20 दिन पहले कोई बड़ा कोई इंसिडेंट हो जहाँ पे लोगों का फिर ऐसा बहुत नहीं कम होता? ऐसे होता है, और होता भी है तो तभी भी जाते ही है। ऐसे नहीं होता कि कोई भी इंसिडेंट जनता का रुख बदल दे। ए से लेके जेड तक सबको प्रभावित करेगा, ऐसे बहुत कम इंसिडेंट। नोटबंदी थी ऐसा इंसिडेंट, तो उसने नरेंद्र मोदी और बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जबरदस्त 325 सीटें दिला दी। मतलब वो उल्टा हो गया था? उल्टा नहीं, सीधा ही हुआ था। नहीं, जो दूसरे लोग हैं उसको उल्टा समझते हैं, जो इस साइड वाले हैं उसको सीधा समझते हैं। नहीं, उन्होंने तो कहा आप किस तरफ से देख रहे हैं, यही होता है ना, आपको लेफ्ट और राइट आपका आप किस तरफ देख रहे हैं उससे। डिमोनेटाइजेशन का कितना फायदा हुआ? मैं एक आम इंसान की तरफ देख रही हूँ, तो डिमोनेटाइजेशन का अगर फायदा नहीं हुआ तो कहा बार बार ये गया कि ये तो नरेंद्र मोदी थे, कि देश ने लाइन में भी लगी, लोग लगे, लोगों ने जान भी गंवाई, लोगों ने पैसे भी गंवाए और लोगों ने फिर भी नरेंद्र मोदी को वोट किया उनकी क्रेडिबिलिटी की वजह से। कोई और अगर होता तो बुरा हाल। आपने बातें ये बताई वो केवल 10% लोगों को प्रभावित की। लाइन में लगने वाले, जाने गंवने वाले तो और भी बहुत ही बात अलग हो गई, और जो उससे प्रभावित होने वाले 10% से कम लोग, 90% लोगों को इसको फायदा हुआ है। 90% लोग में से देश में 80% जनसंख्या ऐसी है जो हम कहते हैं अंग्रेजी में कि लिव्स लेस देन $100 अ मंथ, जिनकी आमदनी 10,000 रुपए से कम है। बहुत 6,000। हाँ, है ना। तो उनके पास जब आमदनी इतनी होगी तो कोई संदूक में पैसे होंगे क्या? वो तो होते नहीं थे। उनको जहां से भी पैसे आमदनी होती थी नोटबंदी के चलते, लोगों ने उनके बैंक में पैसे जमा करा दिए कि भाई अभी रख लो, 1 साल की सैलरी ले लो, बाकी बाद में देते रहना। और ऐसे कितने लोग होंगे, कितने परसेंट होंगे? कम से कम 40 से 50%। बहुत बड़ा नंबर है ये, बहुत बड़ा नंबर है। तो उन सबको तो फायदा हुआ। उन्होंने तो उस नजरिए से देखा कि ये तो कहते थे आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, काला धन वापस के चलते 15 लाख। ये वही तो है। कोई ऐसा तो हो नहीं सकता, प्रैक्टिकल नहीं है कि कोई वहां कहीं से जादू से लाके काला धन और आपके बैंक में जमा करा दे। दिस इज द केस। अब अगर हम 3 स्टेट्स की बात कर लें यहाँ पे, तो आप इस पे भी ध्यान देते हैं कि किसके हाथ में कमान आ सकती है, किस पार्टी के अंदर से? इसका ये पार्टी का प्रोगेटिव, हम तो इसमें नहीं पढ़ते हैं, बट मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आज के ज़माने में, जैसे मैंने कहा कि कौन सा समाज, वर्ग, जाति कितना रेशो में है और उसको रिप्रेजेंटेशन वही है ना, तो जितने बड़े सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रतिनिधित्व आप दे पाएंगे तो उतने ज़्यादा आपको लाभ होंगे। तो आप कैन यू प्लीज नेम देम? तीन नेम मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ज्यादा करके मेरी जो समझ है बैकवर्ड क्लास से बनने चाहिए। तीनों स्टेट्स में? सभी स्टेट्स में। अच्छा, मतलब अभी हम जो भी है, आप तेलंगाना भी ले लीजिए। तेलंगाना भी ले लेते हैं, वो भी पार्टी वाला स्टेट है, और मिजोरम में जो होने वाला है वो तो अलग ही होने वाला है। तो हाँ, वो हमने देख लिया आपका एग्जिट पोल, और उसमें कहा जा रहा है कि वो भी एकदम ZPM, वो तो बने जादू जबरदस्त दिखाएगी। लेकिन अगर हम तेलंगाना की भी बात करें ना, तो बार बार कहा यह गया कि देखिए कोई जनाधार नहीं है बीजेपी का वहाँ पे, लेकिन जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया गया है, जिस तरीके से हर बड़ा स्टार नेता वहाँ पहुँचा हुआ है, कद्दावर नेता वहाँ पहुँचा हुआ है, त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश की गई है। मैंने कहा ना 15 साल लगते हैं, तो बीजेपी तो अपनी रोड और रास्ता बना रही है, तो आपको जितने बार चुनाव होंगे हर बार जाना पड़ेगा, हर बार मेहनत करनी पड़ेगी,
जब से मेहनत शुरू करेंगे, जब से फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ाई चालू करेंगे, 15 साल के बाद आपको उसके नतीजे आने दिखेंगे। मतलब आपको कंसिस्टेंसी में बहुत लंबे समय तक चीजें रखनी है। हर चीज में मैडम, उसके बिना कैसे हो? नहीं, हर चीज का कह रही हूँ मैं। आपको स्पोर्ट्स में भी आपको क्रिकेट खेलना है तो आपको तो रोज ही खेलना पड़ेगा। हाँ, और लगातार खेलना पड़ेगा। पढ़ाई भी करनी है तो कोई ऐसा तो हुआ ही नहीं जिसने टॉप कर लिया कि लास्ट के पढ़ाई का जब एग्जाम आएगा जब मैं पढ़ लेता हूँ और टॉप कर लूंगा, ऐसा तो कोई वाकई मतलब फोकस्ड रह के, उसके बिना होता ही नहीं। तो मतलब आपने फोकस्ड रह के यही शुरू करना था। मैं फिर से आपके सवाल पर आ गई। अब जिसमें मजा आता है वो करते हैं। मुझे कनेक्ट करने में, लोगों से पूछने में, लोगों की समस्याएं जानने में और उस समस्याओं को सुलझा पाने में हम यदि कोई सलूशन या समाधान दे पाए उसमें आनंद आता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब आपकी आगे आने वाली पीढ़ी को आंकड़ों में अच्छा लग रहा है? पीढ़ी तो मैं जब से, मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन उनको मैंने ये कहा हुआ है कि भाई देखो तुमको जो अच्छा लगता है करो। कितने बड़े बच्चे हैं आपके? दोनों ने ग्रेजुएशन कर लिया, दोनों ने यूएस से ग्रेजुएशन किया। एक ने अभी 4 साल का 3 में ही कर लिया। हाँ। तो एक तो अभी वहीं पर ही नौकरी ढूंढ रहा है और उनको भी आंकड़ों में मजा आता है आपकी तरह? जो भी, मेरा ऐसा मानना है, ये जो भी अमेरिका चला गया वो फाइनेंस के बाहर ही नहीं आ पाता। उनको फाइनेंस के इर्द गिर्द ही मजा आता है, उससे ज्यादा वो लोग कुछ सोचते नहीं, तो उस लाइन में ही ज्यादा सोचते हैं। तो आंकड़े तो अच्छे लगते हैं जब आपको सफलता मिलती नजर आए लेकिन जब आप असफल होते हैं तो नहीं चलेगा। तो भी अच्छा लगना चाहिए, तो फिर आप आगे बढ़ते जाते हैं, नहीं तो आप उससे दूर चले जाते हैं। ऐसे ही ह्यूमन काइंड काम करता है। तो आपके दोनों बच्चे मतलब आपके वाली चीज़ों को समझना, इन्वॉल्व होना, समझते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, बट कॉर्पोरेट ब्रांड्स और दूसरे सेक्टर में उनका ज़्यादा रुचि रहती है। पॉलिटिक्स में ऑब्वियसली, चूंकि वो मैंने बताया ना, वो शुरू से उसमें आपको शामिल होना पड़ता है। अब बीच में आएंगे तो फिर उतना समय लगेगा और 10-15 साल वहाँ तक पहुँचने में, तो उतना पेशेंस चाहिए फिर आपको। तो अगर मैं फिर से आपको ना मध्य प्रदेश के बारे में समझना चाहूँगी। जिस तरीके से आपने कहा ना कि वो सिर्फ एक पूरे पैकेज की बात है, जिस तरीके से वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान ने काम किया है, तो जो लास्ट में उनकी लाडली बहना योजना थी उसकी बहुत तारीफें हो रही हैं और हर आदमी उसी का जिक्र कर रहा है कि बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उसका मिला है। तो क्या उनको हम देख सकते हैं कि एक बार फिर से राज्य संभाल रहे हैं वो? मतलब व्हाट इज़ योर टेक? मुझे जो मेरी समझ है कि एक सक्सेसफुल, सफल नेता हैं वो, सामाजिक दृष्टिकोण से ओबीसी से आते हैं और उसके चलते ऐसा लगता है कि शायद उनके हाथों में ही आला कमान जो है, शीर्ष नेतृत्व जो है उनके हाथ में शायद सौंप दे फिर से एक बार। मेरी ऐसी राय है, बट मैं कहूँगा कि 50-50। कई बारी पार्टियों को भविष्य का भी सोचना पड़ता है, फ्यूचर का भी सोचना पड़ता है। तो दोनों बातें हैं। एक है कि वो प्रोवन, क्रेडिबल, बहुत बड़े, मध्य प्रदेश के अंदर उनसे बड़ा तो कोई नेता नहीं है। और बीजेपी की ही बात कर लें, सारे राज्यों में मिला के सबसे ज्यादा लंबा समय यदि किसी ने बिताया 18 साल तो वो उन्हीं ने। तो जो भी 18 साल तक लगातार जीतता है और उसे के हाथ में कमान शीर्ष नेतृत्व सौंपता है, तो वो एक आम आदमी नहीं हो सकता, उसमें कुछ तो विशेष बात होगी। प्रदीप जी, एक और चीज़, जैसे आपने जब इतना एक्यूरेट सर्वे कर पाते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी और हम असेसमेंट देखते हैं आपका चुनावों से जुड़ा हुआ, तो सोशल ग्राउंड पे भी आपकी बहुत हेल्प ली जा सकती है। आप क्या वैसा भी कुछ करते हैं? हाँ, सभी तरह का। तो हमारे लिए तो जो ह्यूमन काइंड, एक मानव जो है वो सरकार के लिए नागरिक है, सिटीजन है, कॉरपोरेट के लिए, ब्रांड्स के लिए वो एक कंज्यूमर है और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो एक वोटर है। आदमी तो सेम है। आपके लिए क्या है? हमारे लिए उस चीज को, उसकी जरूरतों को समझना और उन जरूरतों का आकलन करके रिस्पेक्टिव स्टेक होल्डर तक पहुंचाना, जो कि उसका समाधान करने वाले हैं। हाँ। तो वो समाधान करने वाले भी विनर होंगे, जनता भी विनर होगी, और बीच में हम जैसे मीडिया में लोग हैं तो हम भी, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो ये मन को भी सुकून और शांति देने वाला प्रोफेशन है। मजा आता है आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व, जैसे मैंने बताया ना, मैथ्स क्या है, प्रॉब्लम ही तो सॉल्व करते हो। मैथ्स में क्या करते हैं, चाहे आप फर्स्ट स्टैंडर्ड का मैथ पढ़ें या ग्रेजुएशन का बीएससी या इंजीनियरिंग में मैथ्स पढ़ें, प्रॉब्लम ही सॉल्व करते हैं आप। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है। आपको किस चीज में बहुत ज्यादा मुश्किलें आती हैं? ऐसा लगता है कि इस काम को करते करते कोई एक बहुत परेशानी वाला? हाँ, परेशानी का आइडेंटिटी इशू होता है हमारे लोगों को। हर दूसरे तीसरे दिन
लोग लोकल जेल में पकड़ के भेज देते हैं, पुलिस स्टेशन में बैठे रहते हैं, ऐसा? फिर मेहनत करके उनको छुड़ाना। बंगाल में 10 दिन तक जेल में भेज दिए गए थे, बड़ी मुश्किल से उनको छुड़ाया, दुनिया भर के चार्जेस लगा दिए गए थे। और उसके पीछे वजह कुछ नहीं, वो उनकी वजह ये होती है, अरे तुम तो बीजेपी के भेजे हुए लोग हो, तो उठा के अंदर कर दो, कर दिया। ओहो, तो फिर वहां पे जाके ग्राउंड पे जाके फिर से आप पूरा कोर्ट केस हो गया फिर तो, वो तो सब लंबी, और चार्जेस ऐसे लगाते हैं, वुमेन ट्रैफिकिंग, फ्रॉड, फलाना ढिकाना, बच्चे चोरी करने वाले सब लगा देते हैं, नॉन अवेलेबल। माय गॉड। तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो तो आपको एक लीगल सेल प्रॉपर चाहिए हमेशा। आइडेंटिटी हमारे लोग की हो कौन भाई, हम आपको क्यों बात करें आपसे। हमारे साथ वो कैमरा और मीडिया का वो नहीं चलता ना। हमारा भी काम, जैसे मीडिया का काम क्या है, नेताओं से सबसे बात करना और लोगों तक पहुंचाना, हम भी वही करते हैं। बट हमारे रिकग्नाइजेशन उस हिसाब से रिसर्च एजेंसी का नहीं होता जिस हिसाब से मीडिया का होता है। और अगर आपको पर्सनली पूछा जाए कि प्रदीप गुप्ता का कोई फेवरेट पॉलिटिशियन या कोई फेवरेट पर्सनालिटी, क्योंकि आप नहीं सिर्फ आप सर्वे कर रहे हैं इसलिए नहीं, इस फील्ड में इसलिए नहीं, एज अ पर्सन, क्योंकि आप जिसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं, या नहीं बताना चाहेंगे? नहीं, महात्मा गांधी मैंने, वो एक ऐसी चीज है कि अब आपने पूछा है तो मैं बता ही देता हूं। मैं सुनना चाहती हूँ कि सब, आप महात्मा गांधी को कैसे जानती हैं, आप बताइए, आपके नज़र में क्या परसेप्शन, हु इज महात्मा गांधी? मैंने बचपन से उनके बारे में पढ़ा है, और मैंने जब से नरेंद्र मोदी आए तब से उनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ व्हाट्सएप या बाकी की चीज़ों पे देख के सिर्फ डिफेम कर रहे हैं, तो मैंने काफ़ी कोशिश की उनको समझने की। नहीं तो समझने में क्या पाया, आप क्या पाती हैं? हु इज महात्मा गांधी? एक ऐसा इंसान जिसने अपने ऊपर बहुत काम किया। मतलब मैं जो सीखती हूँ ना, वो ये कि आप सिर्फ क्रिटिसाइज मत करिए, अगर उन्होंने कुछ बोला तो सबसे पहले अपने ऊपर उस पे काम किया। देखिए महात्मा गांधी मैं बताता हूँ आपको, और महात्मा गांधी से पॉलिटिक्स हो, सोशल हो, बिजनेसेस हो, इंडस्ट्रीज हो, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें महात्मा गांधी का रोल नहीं है। कितनी बड़ी चीज़ है महात्मा गांधी। वो ऐसे हैं, सबको रिजल्ट पता है कि चलो आज़ादी दिला दी, इसी नज़रिए से देखा जाता है महात्मा गांधी को, इसने आज़ादी दिला दी। महात्मा गांधी कौन है? महात्मा गांधी वॉज अ गुड फिल्टरी रिच पर्सन। उस जमाने में, बावजूद इसके धोती पहन के घूमने उस जमाने में 1869 में तो पैदा हुए, और 22 साल की उम्र में विदेश लंदन विलायत पढ़ने जाना, वो भी पढ़ाई किस बात की? बैरिस्टरशिप की। पढ़ाई के कई प्रकार होते हैं, तो एक लंदन जाना, हमारे बच्चे भी यूएस जाते हैं तो कॉलर ऊंची करके घूमते हैं। विदेश जाना, विदेश में भी बैरिस्टरशिप एक अलग ही क्लास है। आप समझ रहे हैं कि कोई कितना भी बड़ा बिजनेसमैन और एक बैरिस्टर और जज के सामने उसका जो ओहदा है, वो बिजनेसमैन कितना भी बड़ा उसका कुछ नहीं हो सकता, राइट? तो आप क्लास समझिए, दोनों चीजें हो गई, दोनों चीज़ों की। उसके बाद वहां से यहाँ आना 1890s में, तब तक आपकी उम्र हो गई 25-26 साल। उसके बाद यहाँ जो भी उन्होंने देखा, काम धाम ज़्यादा नहीं मिला, तो किसी एक केस मिल गया उनको जो साउथ अफ्रीका चले गए। साउथ अफ्रीका में ये सारे इस तरह के केस लड़ना, और जो थोड़े बहुत वहाँ के श्वेत से संबंधित विषय होते थे उसको टेकल करते रहना। 21 साल वहाँ गुजारे उनने। पहले तो विलायत में पढ़ाई और फिर विदेश में काम, यानी उम्र हो गई आपकी 45 प्लस कम से कम, राइट? 45 प्लस में आपका एक जीवन शैली बन जाती है, आप एक तरीके का जीवन जीते हैं अभी। और वो कम से कम जब आप उस क्लास से आते हैं, और उस ओहदे पे जाते हैं जो आपका प्रोफेशन है। उसके बाद यहाँ पर आके तो आप 46 की उम्र हो गई, तो एक सूटेड बूटेड आदमी, बैरिस्टर आदमी तो सूटेड बूटेड ही होगा। फिर 3 साल तक वो 3rd क्लास कंपार्टमेंट में पूरे इंडिया का भ्रमण करते हैं, सिर्फ भ्रमण और कुछ नहीं। उसके बाद वो डिजाइन करते हैं स्ट्रेटेजी को, जो कि पिछले 100 साल से कितने लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, 100 साल से ज़्यादा से। यानी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि 100 साल से लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। मेरे पिताजी को फ्रीडम फाइटर थे, तो मैं उनको भी शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं, राइट? प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व हुई।
एक से एक आए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा वगैरह वगैरह, सारे तमाम तरीके के लोग, ठीक। और फिर ये आदमी को कनेक्ट करना था, यही रिप्रेजेंटेशन है, जन प्रतिनिधि कि मेरी बात सुने। हाँ, तो वो उन्होंने पूरा अपना आउटफिट ही चेंज कर लिया, उनके जैसे हो गए। जो आम आदमी होता था, आम मानस होता था, उनकी समस्याओं को वो समझते थे और उनको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि भाई ये तो हर आदमी बोल रहा है जो भी आके कि हाँ मैं तो मरने तैयार हूँ, आज़ादी के लिए लड़ूंगा, ठीक है। 0.001% लोग होते होंगे तभी भी और अभी भी, अब तो और कम होंगे, कि जो बोले कि हाँ मैं मरने तैयार हूँ आज़ादी के लिए, ठीक। तो उससे तो हुआ नहीं 100 साल से। देन ही डिवाइस की भैया अहिंसा। अहिंसा क्यों डिवाइस किया कि तू, वो बोलते ना कि गांधी की स्टाइल ये थी कि तुम मेरे गाल पे एक मारते हो चाटा तो मैं दूसरा गाल सामने कर दूं। व्हाट डज इट मीन? वो छोटी चीज नहीं है। उसका मतलब है आपको रिएटलेट करना ही नहीं है, अपना प्रतिशोध जताना ही नहीं है, भले मार खा लेना है। क्यों? ताकि ये पूरे अवाम में मैसेज जाए कि भाई आज़ादी की लड़ाई जो है उसमें कोई मरने वरने वाला नहीं है। तो पूरे के पूरे लोग शामिल हो गए। फास्टिंग, फास्टिंग क्या है? फास्टिंग में आप बेचारा नजर आते हो। अच्छे अच्छे क्या बोलते थे उस समय के जो अंग्रेजी वो थे, वाइसराय, उनको देख के लगता था यार अंग्रेजी का मतलब क्या था। उनने वो भी डिसाइन कर लिया कि भाई इसको 7 बजे बिल्कुल ब्रेकफास्ट चाहिए, 11 और 12 बजे के बीच में खाना चाहिए। इसका यदि ये डिस्टर्ब हो गया तो चाहे छोटे से छोटा आदमी हो या बड़े से बड़ा फिरंगी माने, वो उसी समय फेरी निकालते थे ताकि उनका खाना डिस्टर्ब हो। खुद ही फास्ट करते थे ताकि यहाँ पे ड्यूटी पे लोग लगे रहे। तो ये प्रोसेस चलाई 20 साल तक, तब जाके आज़ादी मिली। तो उसका मतलब क्या हुआ? तो ये गांधी है। तो आप को सवाल ये नहीं है कि मुझे क्या आता है, मैं क्या कर सकता हूँ। सवाल ये है कि जरूरत क्या है। तुम मर भी जाओ, उसकी जरूरत ही नहीं भाई मरने की। ये करो। और मतलब आप ज्ञान देने से पहले सब कुछ आप खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि सब कुछ आप पहले। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है फॉर व्हाट? चलो मुझे कुछ बनना है, ओहदा लेना है, प्रधानमंत्री बनना, राष्ट्रपति बनना, तो मैं कर लूँ। तो वो कुछ भी नहीं है, राइट। तो निस्वार्थ। तो दिस इज गांधी। इसीलिए आपको गांधी पसंद है। मतलब बहुत सारे लोग, क्योंकि अभी इस पे बहुत सारी चर्चाएं बहुत लंबे समय तक रही हैं और सिर्फ महात्मा गांधी नहीं, इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी बहुत जिक्र होता है। और बार बार हम कई बार ना कैरेक्टर असैसिनेशन में बहुत बिलीव करते हैं। नेगेटिव चीज देखते हैं। वो हमको हमारे पिताजी ने सिखाया ही नहीं कि नेगेटिव चीज देखना। हाँ, हम लोग इतना उसको, मैं तो कह रहा हूँ ना, एक आदमी के अंदर इतनी सारी गंदगी और बुराई है, वो तो है ही, उसको क्यों देखने की जरूरत है? तो अच्छी चीजों पर जाइए कम से कम। यदि खुश रहना है तो अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें करो। तो अभी आपको भारत का भविष्य कैसा लगता है? बहुत बढ़िया है, फ्यूचर इज ब्राइट। और नहीं, विश्व को देखने के बाद कम से कम अच्छा ही होना है। जो भी देखिए, भारत के पास 3 बहुत बड़ी चीजें हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि इंडिया हैज ए ट्रेमेंडस पोटेंशियल। क्यों? एक जो लैंड होती है ना, बोलते हैं ना लैंड इज मदर ऑफ ऑल, वार जननी सब कुछ लैंड का ही तो दुनिया का, महाभारत से लेके आज तक सब लैंड की तो कहानी है। तो इंडिया की एरेबल लैंड जो है ना, वो अमेरिका और चाइना इंडिया से 3 गुना बड़े, 3 गुना ज्योग्राफी में बड़े, लैंड उनके पास ज़्यादा है। लेकिन अरेबल लैंड जो है इंडिया की, वो चाइना और अमेरिका से भी ज़्यादा जो ज़मीन पड़ी हुई है। एक, अब जब ज़मीन का टुकड़ा है तो उसके ऊपर काम करने वाले चाहिए, काम करने वाले चाहिए। तो इंडिया की पॉपुलेशन तो आप जानते हैं, 2 चीज़ हो गई, काम करने वाले भी और ज़मीन भी। तीसरी चीज़ होती है, ये दोनों भी हों तो वेदर कंडीशंस चाहिए। इंडिया का वेदर कंडीशन ऐसा है, आप 365 डेज काम कर सकते हैं। वेरी ट्रू। जितने भी वेस्टर्न कंट्री सब है, उनकी एक्सट्रीम वेदर की वजह से 2 महीने से 3 महीने तो कुछ काम ही नहीं होता। बिल्कुल बंद हो तो ये 3 चीज के चलते इंडिया ने प्रोग्रेस ही करना है। जिस दिन इस तीनों चीजों को हार्नेस कर लेंगे, काम हो जाएगा। आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके से वो एक बांटने की कोशिश करती है, या फिर हम खुद को बटा हुआ पाते हैं, उससे कोई फायदा होगा? कुछ या नहीं फिर हम होता, वो कुछ नहीं बांटते, कुछ नहीं होता। ये सब बोलने और उतने समय का कहानी होती है, डिस्कशन का विषय, बोलने का विषय। सेइंग इज नथिंग, डूइंग इज एवरीथिंग। तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, चलता रहेगा। वो गाना गाने जैसा है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता, गाना चलता रहता है। जिसको अच्छा लगता है उसके लिए बातें रहते हैं।
पॉलिटिकल पार्टीज का जो प्रारूप है वो बदलता हुआ लग रहा है आपको? डिलीवरी करनी पड़ेगी। पहले बिना डिलीवरी के काम हो जाता, राजा महाराजा के जैसे, वो परिपाटी अब बदल गई। तो अब आपको जिसके लिए आप कुर्सी पे बैठे हैं, जैसे आप पेन खरीदते हैं तो लिखना चाहिए ना, नहीं लिखा तो डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो जैसे ही आप कुर्सी पे आए, सरकार में आपने काम नहीं किए, पब्लिक आपको बाहर कर देती है। और ओवरऑल जो हम देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें ना कि कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी लोगों को समझ में आने लगी है, जो वही आपने कहा डिलीवरी। अकाउंटेबिलिटी, उसके बिना बस उनको सब समझता है कि आपने उनके लिए क्या काम किया, क्या नहीं किया। तो पॉलिटिकल पार्टीज को काम करना पड़ेगा, चॉइस ही नहीं है। और जिस तरह के हम बहुत सारे वादे और बहुत सारे उसमें अंतर देखते हैं, वादे करते हैं, यदि कोई 90% भी मार्क्स ला ले तो 90% बढ़ा ही होता है। हाँ, आप यदि 40 ही लाएंगे तो नहीं चल पाएगा। नहीं चलता। तो जो एकल पार्टियां हैं ना, जो एक फैमिली चला रही है, बस उनका धीरे धीरे वो है डिक्लाइन, क्योंकि जो एक फैमिली चला रही है, ऊपर से फिर वो एक ही विषय पर लगातार लगे हुए हैं और एक ही विषय पर हंगामा कर रहे हैं, तो वो लंबा समय तक नहीं चलने वाला। तो ऐसा तो फिर क्या होगा? फिर वो टू खत्म होते जाएंगे। हाँ, टू पार्टी बहुत अच्छा सिस्टम है। 2 पार्टी 3 पार्टी हो सकती है। उस स्टेट में शायद 2 हो जाती हैं, जो कि आज का केस है। ज़्यादा करके क्षेत्रीय पार्टियां और नेशनल पार्टी की फाइट है ज़्यादा करके, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों में अगर आप किसी भी पार्टी का नाम लेंगे तो वो लगभग, प्रदीप जी, मुझे वही पार्टी नजर आती है कि फैमिली चला रही है वो उसे, और एक परिपाटी पे चले आ रहे हैं सिर्फ एक ही तरह से। सिर्फ 3 राज्य ऐसे हैं, 4 कह लीजिए, जहाँ पे कि 2 रीजनल पार्टी लगातार फोर्स बनी हुई है। एक उसमें तमिलनाडु है, दूसरा पहले उत्तर प्रदेश था, अब वो नहीं है, और एक राज्य को आप कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश है, जहाँ पे YSRCP और TDP ही है, और तीसरे कोई नेशनल पार्टी नहीं है, ना कांग्रेस ना बीजेपी। तो ऐसे 3-4 राज्य रह गए हैं। पहले कश्मीर भी होता था, PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस ओनली। अब धीरे धीरे करके वो सब खत्म होते जा रहे हैं। मैसेज यंगस्टर्स के लिए कोई देना चाहेंगे आप अपने एक्सपीरियंस से? यंगस्टर सिर्फ यदि वो सक्सेस चाहते हैं, डिपेंड कि आप चाहते हैं क्या है। देखिए, सक्सेस के मायने हर के लिए, यदि मेरी सक्सेस इसमें है, मैं मान लूँ कि यार मैं अच्छा खाऊं पीऊं खुश रहूं, तो हो ही जाएगा, तो वो सक्सेस है। मैं बोलूँ मैं अच्छा स्पोर्ट्स खेलूं तो वो सक्सेस है। तो डिपेंड करता है आप चाहते क्या हैं। तो आप जो भी चाहें उसमें फोकस कर लें, वो सक्सेस है। मिल जाएगा, मिलना ही है। आप सक्सेस क्या होती, फोकस क्या होता है? फोकस आप टारगेट किसी को करते हैं, आप किसी को निशाना लगाइए। आप अपनी एक आंख बंद किए बिना किसी को शार्प टारगेट कर ही नहीं सकते। उसका मीनिंग क्या हुआ? उसका मीनिंग ये हुआ कि व्हेन इट कम्स टू फोकस, आपकी जो मोस्ट प्रीसियस चीज़ है, सबसे कीमती चीज़ है, आपकी आंख, आपको उसको भी बंद करना पड़ेगा। उसका भी डिस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। मेरा सवाल अभी खत्म नहीं हो रहा। मेडिटेशन में बिलीव करते हैं? मैं मेडिटेशन यानी बस फोकस कर लो तो वही मेडिटेशन है, वही है फोकस ही है। और जिस फोकस और जिस कंसंट्रेशन की आप बात कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है उसी सोशल मीडिया ने, उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने, उसी 2G 3G 4G 5G, अब हम 6G पे पहुंच जाएंगे, बुरी तरह से बर्बाद कर दिया? वही बात है कि अटेंशन स्पैन कहाँ से कहाँ लाके, वो भी वही चीज़ है मैडम, जो एक नाइफ होती है, उससे अच्छे काम भी होते हैं और मर्डर भी होता है। आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसी का नाम दवा है, उसी का नाम दारू है। तो ऑल डिपेंड कि कब किस चीज़ की ज़रूरत है, आप उसको उस मात्रा में वाइजली इस्तेमाल करें तो सब चीज़ें बहुत अच्छी है। और ये हम सबके लिए मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।